रिकॉर्डिंग अच्छा किया, मुझे याद दिला दिया। नाउ हाइड्रो पावर प्लांट से क्या चीज हम क्रिएट करते हैं या जनरेट करते हैं? बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी। एक्चुअली में कन्वर्ट करते हैं, क्रिएट या जनरेट नहीं करते। हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इन तीनों टर्म को मिला के हमने क्या बनाया? हाइडल। तो आपने पहले भी सुना होगा कि भाई कहाँ सर्विस करते हैं फला साहब, कि वो हाइडल में सर्विस करते हैं। तो यानी हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर बहुत से लोग पहले बिजली वालों को सिर्फ हाइडल वाला ही मानते थे, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग थर्मल पावर प्लांट में भी सर्विस करते हैं। जैसे यहाँ हमारे नरोरा में या आपके यहीं कासिमपुर में जो पावर प्लांट है वो हाइडल वाले नहीं है। कासिमपुर में थर्मल पावर प्लांट है जो कोल बेस्ड है। आप कभी जाकर देख के आइए, बिल्कुल पास में ही है। और नरोरा में जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वहां जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो जाने नहीं देंगे आपको अंदर। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं हाइड्रो पावर प्लांट होता क्या है। तो सबसे पहले तो ये जितना भी कुछ लिख रखा है इसको मिटा देते हैं। अब बात करते हैं कि इसके बाद की ये बड़े प्रोजेक्ट होते हैं। ये वाला जो हिस्सा है बेसिकली ये क्या चीज है? ये हेड रिजर्वायर है। रिजर्वायर मतलब ये काफी हाइट पर पानी जमा हो गया है कहीं पर। तो ऐसा है कि इसको पानी जमा करने के लिए शुरू से कुछ बनाया नहीं जाता है। अगर कहीं पानी जमा होता है तो बस ये डैम कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ये वाला हिस्सा कंस्ट्रक्ट किया जाता है। और ये डैम इतना सा नहीं होता जितना बना रखा है। ये जो डैम है ये सिर्फ इतना सा नहीं होता, बल्कि डैम की आपको इंशाल्लाह भी कोशिश करेंगे कि कोई फोटो दिखाएं डैम होता किस तरीके का। आप लोगों ने देखा भी होगा, ये बेसिकली ऐसे चलता चला जाता है ना। ये लाइनें जो बना रहा हूं ना मैं, बात समझ में? ये इतना चौड़ा होता है कि इसके ऊपर ट्रक चला जाए। ठीक है, तो ये डैम बना देते हैं और यहां पर बेसिकली पानी इकट्ठा रहता है। तो पानी अगर ऊपर की तरफ है तो इसके पास कौन सी एनर्जी होगी बच्चों? इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसके पास ये पोटेंशियल एनर्जी आई कहां से है? कोई बता सकता है मेरे पास मुझे? बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है हाइड्रो पावर प्लांट का? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, यानी ये पोटेंशियल एनर्जी आई कौन सी एनर्जी से है, क्या जवाब देंगे? इसका जवाब ये है कि ये आई है सोलर एनर्जी से। कहां से आई है? सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी। अब एक्सप्लेन कर सकते हैं आप कैसे आई है? सोलर एनर्जी की वजह से जो समंदर का पानी, दरियाओं का पानी गर्म हुआ, भाप बन के ऊपर उड़ गया। तो अल्टीमेटली सबसे पहली एनर्जी कौन सी थी? सोलर एनर्जी, यानी हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी की वजह से वो पानी भाप बन के ऊपर हवाओं के जरिए बादलों में चला गया, बादल बन गए, किसी पहाड़ से टकराए, वो कोल्ड हो गए और बारिश गिरने लगी। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? ठीक है, और वो बारिश आमतौर से ऊंचे हिस्सों में गिरती है, ऊंचे इलाकों में। तो पहाड़ों से बहती हुई वो कहीं आके जमा भी होने लगी, नदियों में बहने लगी। तो हमने क्या किया? हमने डैम बना दिया, यानी पानी को हमने रोक दिया। पानी को रोक दिया तो पानी इस जगह पर बहुत सारा जमा हो गया यहां पर। तो पानी के पास कौन सी एनर्जी आ गई? पोटेंशियल एनर्जी आ गई। कौन सी एनर्जी आ गई? पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब ये पानी के पास पोटेंशियल एनर्जी सेव है। हम इस पोटेंशियल एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं। कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? कि इसके अंदर हमने क्या किया? एक मोटा सा पाइप खोल दिया जिसको बेसिकली पेनस्टॉक कहते हैं। बात समझ में? तो ये वाटर फ्लो इसके अंदर से होगा। अब आपको ये गेट बेसिकली क्या है इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ये सर्ज टैंक क्या है इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ये डिप्लोमा इंजीनियरिंग में जब हाइड्रो पावर प्लांट को पढ़ाया जाता है तब बताया जाता है, इसको याद करने की जरूरत नहीं। आप तो ये समझिए कि ये पूरा जो पाइप है यहां से यहां तक यूं आ रहा है। ठीक है, तो इस पाइप में जो पानी फ्लो करेगा उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। अब काइनेटिक एनर्जी यहां इस टरबाइन पर आएगी। टरबाइन के पास क्या होंगे? ब्लेड होंगे। ब्लेड क्या होगा? ब्लेड रोटेट करने लगेंगे। तो आप ये देखिए टरबाइन की जो ब्लेड रोटेट करेंगे ना, ये वाला जो हिस्सा है यहां पर देखिए एक एरो बना हुआ है ऐसे, वाटर फ्लो रोटेट शाफ्ट। तो इसकी शाफ्ट जो है वो ऐसे रोटेट होने लगेगी, ऐसे रोटेट होने लगेगी ये वाली शाफ्ट। बात समझ में आ रही है? ये वाली शाफ्ट को हमने किससे कन्वर्ट कर रखा है? कनेक्ट कर रखा है इलेक्ट्रिकल जनरेटर से कनेक्ट कर रखा है। तो इसके जो कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिकल जनरेटर के, वो क्या करने लगेंगे? वो रोटेट करने लगेंगे। बात समझ में आ रही है? वो क्या करने लगेंगे? रोटेट करने लगेंगे।
वो रोटेट करने लगेंगे तो इसके वायर्स पर क्या चीज पैदा हो जाएगी, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। ईएमएफ को बेसिकली क्या कहते हैं हम लोग, ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ होता है वोल्टेज, और इसी वोल्टेज को हम ट्रांसफार्मर लगाकर क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, और फिर हम उसको इन टावर्स के ऊपर रखकर ट्रांसमिट कर देंगे बहुत दूरी पर। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? तो ये बात कुछ समझ में आई आप लोगों की, जितना भी कुछ मैंने समझाया है? इसके बाद क्या होता है, ये टरबाइन से पानी निकलकर एक ड्राफ्ट में चला जाएगा, यानी इसको नीचे कहीं हम बहा देंगे। तो ये पानी बहुत सारा होता है, तो इसका अपना पूरा निजाम बनाना पड़ता है, ठीक है। और इसको कौन कर पाता है, इसको सिर्फ गवर्नमेंट ही कर पाती है, कोई प्राइवेट आदमी के बस की बात नहीं है कि वो हाइडल पावर प्लांट बना लेगा। बात समझ में आ गई या नहीं? अब थोड़ी सी इसकी बात देख लेते हैं। ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ये क्या है, जिसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा गया है, कह रहे हैं हाइड्रो पावर प्लांट कन्वर्ट पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी लिखा हुआ है ना यहां से, ये बेसिकली ऑप्शन में दे देते हैं इतना हिस्सा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर इनटू इलेक्ट्रिसिटी, फिर कह देंगे काइनेटिक एनर्जी। तो दरअसल तो पोटेंशियल एनर्जी होती है पानी के पास, बीच में काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। बात समझ में? तो एक्चुअली तो पोटेंशियल एनर्जी होती है पानी के पास। और अगर कोई पूछे इसका रीजन क्या है, रूट रीजन क्या है, बुनियादी रीजन क्या है, तो बुनियादी रीजन होगा हीट एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम सन। बात समझ में आ गई? आगे बढ़े? यस यस सर। ठीक है। अब देखिए ये एक राइट अप है, ये राइट अप बेसिकली आपका एनसीईआरटी का ही है। अब इसको समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। देखिए कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग डैम्स हैव सर्टेन प्रॉब्लम्स, यानी इतना बड़ा डैम बना दिया आपने तो वो कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, इसको पढ़ना जरूरी है, एनसीईआरटी का है। एसोसिएटेड विद इट द डैम्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड ओनली इन ए लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेसेस, यानी हर जगह डैम नहीं बना देंगे आप कि उठे और आपने कहा ये खाली जमीन पड़ी है यहाँ पे डैम बना दो। अरे भाई डैम बना दिया आपने, उसका पानी कहाँ से आएगा उसके अंदर, और पानी जाएगा कहाँ? तो ऐसे नहीं बना सकते, वो तो किसी ऐसी लोकेशन पर ही बनाएंगे आप जहां पर बेसिकली क्या चीज हो, जहां पर आपके पानी कहीं से आना हो, वहां पर पानी इकट्ठा भी हो रहा हो। ऐसा थोड़ी है कि उठा के आपने जो है जयपुर में डैम बना दिया, मतलब जयपुर में बारिश तो हो नहीं रही है ढंग से, मतलब ये तो डैम क्या करेगा मतलब वहां पर। या आपने बना दिया डैम उठा के कि चलो भाई हम जो है वो ताजमहल के पीछे एक डैम बना देते हैं क्योंकि वहां नदी जा रही है। अरे वो नदी के अंदर ढंग का पानी तो है नहीं, मतलब घुटना घुटना तो पानी है खाली, तो वो डैम इलेक्ट्रिसिटी कहां से जनरेट कर देगा वो? तो ऐसी हिली जगह पे बनाया जाता है, हिली स्टेशंस पर, जहां पर कुछ हाइट भी हो। हाइट होगी तो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसके पास, प्रीफरेबली इन हिली टेरेंस, ठीक है। जो हिली एरियाज होते हैं जहां पर बेसिकली जमा हो रहा हो, दो जगह से पानी खुद रखा हुआ हो, हमें कंस्ट्रक्शन कम करना पड़े, ठीक है। लार्ज एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड ह्यूमन हैबिटेशन आर टू बी सैक्रिफाइस्ड। दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस बात को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। क्या कह रहे हैं, लार्ज एरियाज ऑफ agricultural land and human habitation are to be sacrificed। इसका मतलब क्या है कि जहां पर डैम बनाएंगे दूर दूर तक आपके वहां पर क्या होगा कि जो जानवर हैं या जो इंसान हैं वो रह नहीं पाएंगे। जहां डैम होता है, आपने कई पुरानी फिल्में देखी होंगी हिंदी, कि जहां डैम होता है उसके आसपास क्या होता है कि बाढ़ का खतरा बना रहता है। हालांकि बाढ़ के खतरे को ये कम भी करता है, लेकिन अगर डैम डैमेज हो गया, बात समझ में आई, डैम की हमें रखवाली भी करनी पड़ती है। कोई किसी ने शरारत करी और डैम तोड़ दिया किसी तरीके से, जैसे एक साउथ की फिल्म में भी दिखाया था कुछ दिन पहले कि वो डैम जो है तोड़ने के लिए तैयार थे लोग, मतलब ये खामखा। तो डैम की हिफाजत भी करनी पड़ती है। तो आसपास जो है वो आसपास के गांव या बस्तियां जो हैं वो हमेशा जो है हेड लिस्ट में रहते हैं, किसके, डैम के पानी की। क्योंकि अगर डैम टूट गया तो वो बह जाएंगे सारे के सारे, पानी थोड़ा एक दो लोटे थोड़ी होता है उसके अंदर पानी, उसके अंदर इतना पानी होता है पूरे शहर को बहा देगा, मतलब वो। बात समझ में आ रही है? एज दे गेट सबमर्ज्ड, उसके अंदर डूब न जाए वो। लार्ज इकोसिस्टम आर डिस्ट्रॉयड। इकोसिस्टम तो आप समझते ही होंगे, इकोसिस्टम क्या होता है भाई, कुदरती जो सिस्टम होता है पेड़ पौधों का, आपके
जानवरों का और आपके वेदर का, ठीक है। इन सबका एक बड़ा गहरा रिलेशन है जिसको ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है। बहुत ज्यादा तो मैं भी नहीं जानता इसके बारे में, लेकिन इकोसिस्टम, हमारे आसपास जो है एक इकोसिस्टम होता है जब भी हम होते हैं। अब बहुत छोटा भी हम इकोसिस्टम डेवलप कर सकते हैं, लेकिन जब कभी भी आप डैम बनाते हैं तो वहां तो सिर्फ पानी पानी होता है। तो आपने एक बहुत बड़ी जगह को घेर लिया, वहां पानी भर दिया और वहां पानी भरा हुआ है, आसपास भी आपने खाली करवा दिया। तो इकोसिस्टम को आपने एक तरह से सैक्रिफाइस कर दिया या डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि पानी पानी भर दिया आपने आसपास, ठीक है। द वेजिटेशन विच इज सबमर्ज्ड rots under anaerobic condition and gives rise to large amount of methane which is also a greenhouse gas। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना। एक्चुअली में जहां कहीं भी डैम होता है वहां क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा पानी भरा रहता है उसके आसपास। क्यों भरा रहता है? इधर उधर से लीक करके पानी आता है, या जो पानी छोड़ते हैं पेन स्टॉक से वो बेसिकली आसपास के इलाकों में भर जाता है। जैसे कि आप ये देखें ना, इधर की तरफ ये वाला जो पानी है, ये वाला जो पानी है, ये पानी जो है वो बेसिकली बहुत बड़े एरिया के अंदर आपके भर जाता है। कोशिश तो ये की जाती है कि इस पानी को रास्ता दे दिया जाए, किसी नदी नहर के अंदर डाल दिया जाए जो नीचे की तरफ हो, और इसको यूज कर लिया जाए। लेकिन ये बहुत सारा पानी होता है, इसको यूज करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो इट क्रिएट्स प्रॉब्लम। तो जो हमारी जो सब्जियां होती हैं या जो बेसिकली आपके प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं, इसके अंदर सबमर्ज हो जाते हैं, सड़कर वो मीथेन गैस को क्रिएट करते हैं। एंड मीथेन, ये जो मीथेन गैस होती है, इट इज ए ग्रीन हाउस गैस। बात समझ में आई? आप लोग सब जानते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, और इसको हम आगे बताएंगे भी। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट ये होता है कि सूरज की किरणें आ तो जाएं लेकिन जा ना पाए वापस, ठीक है। जैसे कार खड़ी होती है कोई धूप के अंदर, तो उसके अंदर भी ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट कहीं तो क्रिएट किया जाता है पौधों के लिए, जहां सूरज की रोशनी कम आ रही होती है वहां ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट किया जाता है। आपने देखा होगा ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं बाकायदा पौधों के लिए। लेकिन आमतौर से जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उससे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, हमारे लिए नुकसानदेह। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो इंक्रीज होता है इसकी वजह से। इट क्रिएट प्रॉब्लम of satisfactory rehabilitation of displaced people। जब कभी भी ऐसा प्रोजेक्ट बनता है तो बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम खड़ी होती है सरकार के सामने भी, क्योंकि जहां कहीं भी ये प्रोजेक्ट बनेगा 4-5 गांव उसके लपेट में आ जाएंगे। बात समझ में? जब वो उसके लपेट में आ जाएंगे तो वो जाएगा, तो उनको बसाना है, कहीं ना कहीं रिहेबिलिटेशन कराना है उनका। और ऐसी एक प्रॉब्लम हुई थी, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये हिस्ट्री का पार्ट भी है, इसको याद कर लीजिएगा। अपोजिशन टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ टिहरी डैम, जो टिहरी डैम है ऑन द रिवर गंगा एंड सरदार सरोवर प्रोजेक्ट ऑन द रिवर नर्मदा। नर्मदा के ऊपर एक सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है, इसकी पिक भी आप देख सकते हैं गूगल पर। और गंगा के ऊपर जो है वो टिहरी डैम है, ठीक है। ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। आर ड्यू टू सच प्रॉब्लम प्रोजेक्ट। तो बेसिकली जो प्रोजेक्ट थे इनमें काफी प्रॉब्लम आई थी, बड़ा न्यूज में भी आया था। ये बहुत पुरानी बात है, आप लोगों के शायद पैदा होने से भी पहले की बात है, ठीक है। शायद क्या बल्कि कंफर्म आप लोगों के पैदा होने से पहले की बात है। तो ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को प्लान करवाया गया था इधर से उधर, ठीक है। तो सरकार का इसमें भी खर्च होता है कि उनको जो है वो कहीं ना कहीं एलोकेट करना होता है पीपल को, तो उनको लैंड देनी होती है और ये लैंड यूज करनी होती है। तो आज बच्चों मैं आपको यही बताना चाहता था कि ये हाइडल पावर प्लांट के बारे में, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा 1-2 मिनट है, 1-2 मिनट में हम क्या करते हैं, या अब हम कल देखेंगे। आई होप कि आप लोगों के इतनी बात समझ में आई होगी। बाकी की जो एनर्जी की फॉर्म्स हैं या बाकी के जो क्लासिफिकेशन है एनर्जी के, इंशाल्लाह ताला हम कल देखेंगे। इसके ऊपर हम सवाल भी करेंगे। पिछले 16 सालों के, हम 16 या 17 सालों के तो हम सवाल करेंगे इसके जो एक्चुअली आ चुके हैं, और एनसीईआरटी के भी सारे सवाल करेंगे। प्लस बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मेरे पास जो पीडीएफ है उसके अंदर, उनके भी सवाल करेंगे। ओके, तो आप इसी तरह से क्लास करते रहिए, थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा हो जाएगा और पूरा आपको समझ में, आपको जो है वो आप लोग बाद में देखेंगे कि ये जो थोड़ी थोड़ी पढ़ाई हो रही है ना, ये एंट्रेंस को कितना स्ट्रांगली प्रिपेयर कर देगी। बात समझ में? बाद में आप 5-5 घंटे पढ़ें,
उससे अच्छा है कि आप बहुत पहले से ही 1-1 घंटा पढ़ना शुरू कर दें। जो मटेरियल दिया जा रहा है उसको देखते रहिए, और जो लाइव क्लास हो रही है उसको करते रहिए। अगर लाइव क्लास मिस हो जा रही है तो उसकी रिकॉर्डिंग लेक्चर जरूर देखिए। और 10 जनवरी से ये सारे रिकॉर्डिंग लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे नहीं बल्कि इंशाल्लाह ताला हमारे उस पे अवेलेबल होंगे, ऐप के ऊपर इंशाल्लाह। ओके, तो आज हम क्लास यहीं खत्म करते हैं बच्चों, इंशाल्लाह कल क्लास लेंगे। ओके ओके सर। ओके सर सर, गुड ठीक इवनिंग। है, ओके सर। ओके।